Hello students, now we are starting the chapter. आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस का एनसीईआरटी में. नॉट ओनली द एनसीईआरटी, ऑक्सफोर्ड जो टेक्स्ट बुक्स होती है उसके अंदर भी जो पहला चैप्टर है वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. मतलब क्या है वर्ड पर से क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्रॉप को प्रोड्यूस करना और प्रोड्यूस करने के बाद उसको मैनेज करना, ये दो चीज़ें हैं. तो पहला तो अपन ने खबर पड़ी हुई है कि व्हाट इज क्रॉप. क्रॉप क्या है? तो when the plant of same kinds are grown and cultivated at a one place on the large scale, it is called the crop. इसका मतलब क्या है? मतलब कि તમારા ઘરની બહાર લીમડાનું ઝાડ ઉગાડ્યું છે તો એ ક્રોપ કહેવાશે? ના. ક્રોપ मतलब એક જ ટાઈપના અને લાર્જ સ્કેલ ઉપર ગ્રોન કરવામાં આવે. જેમ કે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ બાજરીની ખેતી કરી છે या हम अगर ऐसे बोलते हैं कि भाई हमने गेहूँ बोए हुए हैं, तो ये जो एक ही टाइप के हम प्लांट ग्रोन करते हैं इन द फील्ड, इट इज कॉल्ड द क्रॉप. तो एग्जांपल्स हम सीरियल्स या ग्रेन्स जो भी हम ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉप. ओके, अगर क्रॉप की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. टू टाइप्स ऑफ क्रॉप आर देयर, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. ओके, तो इसके पहले मैं और एक बात बता दूं कि भी ये एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं खेती, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो ये कब से स्टार्ट हुई? तो टिल द 10,000 years बैक पीपल वेर अ नोमैडिक, मतलब कि दे वेर वॉन्डरिंग इन द ग्रुप फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस इन अ सर्च फॉर द फूड. मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था फूड के लिए, जैसे कि फूड या शेल्टर के लिए. नाउ दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्ट द हंटिंग फॉर द एनिमल. मतलब कि वो पहले अपना फूड, मतलब कि कोई भी ट्री हो और उसके ऊपर से तैयार जो फ्रूट हो, ये फ्रूट या वेजिटेबल्स या तो किसी प्राणी यानी कि एनिमल्स का हंटिंग करके वो अपना फूड ले लेते थे. उसके बाद धीरे धीरे उनको लैंड को कल्टीवेट कैसे करना है वो समझ में आया और एक ही जगह पर एक ही टाइप के क्रॉप को कैसे ग्रो किया जा सकता है वो समझ में आया. तो उसके बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप में खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. ओके, खरीफ क्रॉप किसको बोलेंगे? तो खरीफ क्रॉप मतलब कि जो हम नॉर्मली रेनी सीजन में हम जिसको ग्रो करते हैं. और रेनी सीजन हमारे इंडिया में कब होती है? जनरली अभी ये जैसे ये महीना आएगा जून का, इसके बाद तो जून से लेके सितंबर तक रेन सीजन होती है, मतलब आफ्टर द समर. तो समर के बाद जब जून से लेके सितंबर तक जो क्रॉप को हम ग्रोन करते हैं उसको बोलते हैं हम खरीफ क्रॉप. स्टूडेंट्स ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये चैप्टर के बाद डायरेक्ट तैयार है मेरे पास, वो आपको नोट्स में भेज दूंगा. आप उसमें से कॉपी करके आपके नोट में कॉपी कर लेना एंड अच्छे से लर्न कर लेना. तो अभी आप सिर्फ समझो मैं जो बोल रहा हूँ, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो इसके एग्जांपल आएंगे. खरीफ क्रॉप में कौन कौन आएगा? जैसे कि पैडी, मेज, मतलब इस टाइम पे ऐसे क्रॉप बोए जाते हैं जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो. तो उसमें आएंगे पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट. ओके, ये सब जो है वो खरीफ क्रॉप है. दूसरी बात रबी क्रॉप की हम बात करते हैं. तो रबी क्रॉप मतलब जो ठंडी में जो क्रॉप को हम ग्रोन करते हैं, मतलब कि विंटर सीजन में हम जब उसको ग्रोन करते हैं. तो विंटर सीजन नॉर्मली क्या होता है, उसमें ह्यूमिडिटी वो सब ज़्यादा होती है, मतलब कि समर से ज़्यादा और मानसून से कम. बट पानी समर से उसमें ज़्यादा होता है और मानसून से कम होता है. तो ऐसे क्रॉप कि जो अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में, अक्टूबर से मार्च के बीच में जो क्रॉप को हम ग्रोन करते हैं उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप. तो रबी क्रॉप में आएगा व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा. तो ये सब जो एग्जाम्पल है वो है हमारे रबी क्रॉप. ओके, ये क्रॉप की तो बात हो गई. बट जो क्रॉप हम ग्रोन करते हैं उसके लिए भी स्टेप्स होते हैं. मतलब कि डायरेक्ट हमने बीज को ग्रोन कर दिया और हमने क्रॉप ले लिया, ऐसे नहीं होता. उसके लिए स्टेप्स होते हैं. वो स्टेप ओके, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप में हम बात करेंगे स्टेप्स फॉर द एग्रीकल्चर, जिसमें आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मतलब कि हमारे पास सॉइल और सीधा हम सीड्स को ग्रो कर दे, ऐसे नहीं होता. सीड्स को ग्रो करने से पहले उसको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है. वो कैसे, वो हम बाद में डेप्थ में पढ़ेंगे. दूसरा स्टेप है सोइल, मतलब सीड्स को सॉइल में डालना.
एडिंग अ मैनर एंड फर्टिलाइजर, जो हम बोलते हैं ना कि खातर, वो ऐड करना। इरिगेशन मतलब पानी देना। प्रोटेक्शन करना, प्लांट जो होता है वो प्लांट को इंसेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करना होता है, नॉट ओनली इंसेक्ट, वीड्स से भी प्रोटेक्ट करना होता है। ये वीड्स क्या है, इंसेक्ट क्या है, वो सब हम बाद में देखेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब कि आपका क्रॉप एकदम तैयार हो जाए तो वो क्रॉप को कट कर लेना, उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। एंड द लास्ट, क्रॉप जब हमने रेडी कर दिया एकदम कटिंग करके तैयार हो गए हमारे पास सीड्स, तो उसको हमें स्टोरेज करना है। तो इतने स्टेप्स आएंगे। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से कि प्रिपरेशंस ऑफ अ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर करना मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सॉइल को लूज कर देना एंड टर्न द सॉइल। सॉइल को टर्न क्यों करना पड़ता है, तो हमें पता है कि जो सॉइल का टॉप लेयर होता है, जो बोलेंगे जिसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, वो टॉप लेयर बहुत छोटा ही होता है। मतलब आपने एक बार क्रॉप ले लिया तो क्या होगा, वो न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे। अगर आप सॉइल को टर्न नहीं करते हो और दूसरा क्रॉप तुरंत ही आप उसमें ग्रो कर देते हो, तो जो दूसरे क्रॉप को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले तो सॉइल को क्या करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है, और दूसरी बात उसको लूज करनी पड़ती है। सॉइल को लूज भी करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास जो नॉर्मली जैसे कि हम वो एक भी नीम का जो प्लांट ट्री है पूरी, या मैंगो ट्री है, जो बहुत बड़ी ट्रीज होते हैं, उनके रूट्स जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। मतलब कि उनको अगर सॉइल लूज ना करो तो वो अपने आप ही नीचे चले जाएंगे। बट जो क्रॉप्स होते हैं उनके रूट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो अगर आपकी सॉइल हार्ड हुई ना तो वो रूट अंदर नहीं जाएंगे अच्छे से, तो आपका जो क्रॉप होता है वो अच्छे से गुड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सॉइल को लूज करना पड़ता है। दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपको दो बातें याद रखनी है, सॉइल को टर्न करना है एंड उसको लूज करना है। तो दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट द डीप इनटू द सॉइल। इसकी वजह से जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में एकदम डेप्थ तक जाएंगे। एंड द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ द इजीली इवन व्हेन दे गो अ डीप इनटू द सॉइल। और लूज करने की वजह से वो इजीली ब्रीथ भी कर पाएंगे। नाउ जब सॉइल को हम लूज करते हैं तो दूसरा जो होता है उसमें अर्थवॉर्म एंड द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स दो टाइप के होते हैं, मतलब कि जो काफ़ी होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए यूजफुल रहते हैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की, कि जो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स होते हैं वो फार्मर के लिए। तो जब भी हम सॉइल को टर्न करेंगे तो वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो इसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। ओके, तो ह्यूमस ऐड करने से जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ह्यूमस मतलब क्या है, तो आपने आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि भी जो सॉइल होते हैं वो सॉइल के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब होते हैं। इसके अलावा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो सॉइल के ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रोब्स है, वो डेड प्लांट एंड एनिमल्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं। दिस वे वेरियस न्यूट्रिशंस हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। मतलब कि जो हमने सॉइल में से लिया था वो सॉइल में हम रिटर्न कर देते हैं। एज दिस न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। मतलब कि जब सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिशन वापस आ जाएंगे तो वही न्यूट्रिशंस जो प्लांट होता है वो फिर से एब्जॉर्ब कर देता है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग तो बताया आपको, बट व्हाट इज द टर्निंग एंड लूजनिंग? तो इन द एग्रीकल्चर द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग। या तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि हमने फील्ड में प्लाउइंग किया, तो ये प्लाउइंग और टिलिंग इज नॉन एज द सॉइल लूजनिंग एंड टर्निंग, एंड दिस इज डन बाय यूजिंग द प्लाउ। आपने देखा होगा कि प्लाउ दो टाइप के आते हैं। जो पहले के टाइम में जब वो बोले ना हम ऑक्स बड़द की जगह खेती करता, उस टाइम पे वो वुडन का प्लाउ रहता था। दो बैलों को बताओ आपको, दो बैल के पास एक जो प्लाउ होता है वो रख के पूरी जो फार्म था वो पूरा जो फील्ड था उसको लूज कर देते थे। नाउ इन डे ट्रैक्टर जो होता है वो ट्रैक्टर से हम यूज़ करते हैं, उसके बदले हम ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। और ट्रैक्टर में जो प्लाउ यूज़ करते हैं वो होता है आयरन का, मेटल का बना हुआ होता है। ओके, बट नॉर्मली जब
इसको प्लाउइंग करते हैं फार्मर, तो जब भी तो एकदम हमने क्रॉप ले लिया, तो क्रॉप लेने के बाद या समर में जो हमारी सॉइल हो जाती है वो एकदम हार्ड बन जाती है। तो हार्ड सॉइल को जब भी प्लाउ करना हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए काफ़ी बार, नॉट एवरी टाइम, काफ़ी बार क्या करते हैं फार्मर, उसको पहले तो थोड़ा वाटरिंग मतलब कि एकदम गीली कर देते हैं और उसके बाद प्लाउइंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी एनर्जी थोड़ी कम वेस्ट होती है और इजीली जो प्लाउ होता है हो जाता है। दूसरी बात कि प्लाउ करने से जो बिग सॉइल के जो होते हैं ना बड़े बड़े पीसीस मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रम्स, बट वो क्रम्स अगर बड़े के बड़े रहे तो उसमें क्रॉप अच्छे से नहीं ग्रो हो सकता। तो इसके लिए उसको हमें तोड़ना पड़ता है और सॉइल को लेवल करना पड़ता है। तो इसके लिए ब्रेक्स एंड क्लम्स विद द प्लंक, जो प्लंक होता है, प्लंक એટલે કે એક પાટિયા જેવું આવે જેનાથી શું થાય એકદમ સોઇલને બેલેન્સ કરી નાખવામાં આવે કે લેવલિંગ કરવામાં આવે। લેવલિંગ કરવાથી શું ફાયદો થાય? व्हाट इज द यूज ऑफ लेवलिंग? अगर आपने लेवलिंग नहीं करते तो क्या होगा कि मान लो कि बाद में जब आप इसमें मैटर या फर्टिलाइजर ऐड करते हो या तो इरिगेशन करते हो तो उसमें क्या होगा कि लेवल नहीं होगा तो पानी कोई एक साइड चला जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। इसीलिए उस टाइम पे उसको बैलेंस करना भी जरूरी है, मतलब कि लेवल करना भी जरूरी है। ओके नाउ तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए काफ़ी टूल्स यूज होते हैं। जैसे कि वो टूल्स की हम बात करें तो प्लाउ है, कल्टीवेटर एक्सेट्रा। तो हम पहले बात करेंगे प्लाउ। नॉर्मली आपने प्लाउ देखा होगा कैसा है, फिर भी मैं आपको उसकी इमेज दिखा देता हूँ कैसी है। ओके तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगी वो टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं, उसकी फिगर आपको दी हुई है प्लाउ की। तो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम, मतलब कि नॉट ओनली करंट, बहुत दूर के टाइम से इसको हम यूज करते जा रहे हैं। कि जिसका यूज क्यों होता है? फॉर द टिलिंग द सॉइल, एडिंग द फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स। वीड्स मतलब क्या होता है? जब भी एक्स्ट्रा क्रॉप अंदर ग्रो हो जाता है ऑटोमेटिकली, हम नहीं बोते हैं उसको, नेचुरली जब वो ग्रो हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। अगर हम वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो भी हम फर्टिलाइजर या वाटर या जो भी न्यूट्रिशन हम डालेंगे वो न्यूट्रिशन में वो पार्ट करेगा, मतलब कि वो उसमें से काफ़ी हिस्सा ले लेगा। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन कम होगा, इसकी वजह से वीड्स को भी रिमूव करना पड़ता है। तो प्लाउज, जो छोटे प्लाउ होते हैं, आर यूज्ड टू रिमूव द वीड्स। ओके नाउ ये इम्प्लीमेंटेशंस इज मेड फ्रॉम द वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स। आपको पता है 2 बुल्स जो होते हैं वो बुल्स को यूज करके इसको यूज करते हैं हम। और अदर एनिमल में हम या तो हॉर्सेस या कैमल्स को भी यूज करते हैं। नाउ इट कंटेन्स द स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। आप उसके आगे देखेंगे इमेज में तो एकदम ट्रायंगुलर मेटल की एक स्ट्रिप होती है, उसको बोलेंगे हम प्लाउ शेप। The main part of the plow is a long log of wood। जो सबसे लंबा जो वुड का एक बना हुआ होता है लॉन्ग लॉग, उसको हम बोलेंगे प्लाउ शाफ्ट। एंड देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और शाफ्ट के एक एंड पर हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विद द प्लेस्ड ऑन द बुल। और दूसरा जो एंड होता है उसमें एक शाफ्ट होती है जो दोनों एंड को, उसके दोनों एंड को बुल के नेक पर रखते हैं। तो फिर से हमने प्लाउ में क्या देखा? प्लाउ में जो आगे का एकदम जो मेटल वाला पोर्शन होता है, मेटल वाला ट्रायंगुलर पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाउ शेप। फिर बीच में जो लंबी डंडी होती है वुड की, उसके हम बोलते हैं प्लाउ शाफ्ट। उसके एक एंड पर जहाँ पे फार्मर जिसको हाथ में पकड़ के चलता है, एक एंड पर एक शाफ्ट होता है, और दूसरी जगह दूसरे एंड पर जो होता है वो दूसरे एंड पर बुल्स को नेक पर रखने के लिए एक शाफ्ट होती है। ओके दूसरी बात करेंगे हम होई व्हील। तो इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। 2 चीज़ों के लिए होई व्हील यूज करते हैं। एक तो जो वीड्स होती है, वीड्स को रिमूव करने के लिए, और वीड्स को तो रिमूव करते हैं, साथों साथ जो सॉइल होती है वो सॉइल लूज भी हो जाती है।
तो ये कैसा होता है, इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ अ वुड और आयरन, या तो वुड का बना हुआ या तो आयरन का बना हुआ एक लॉन्ग लॉग होता है, on a strong broad and a bent plate of iron is fixed to the one of its end, और उसके एक एंड पर एक ट्रायंगुलर प्लेट હોય છે एकदम ट्रायंगुलर, कि જેના કારણે નીચેથી બીડ્સ રિમૂવ થઈ જાય। बीड्स नॉर्मली कैसे होते हैं, हाइट में बहुत छोटे होते हैं, मतलब उसके रूट्स बहुत अंदर तक नहीं गए होते हैं, बाहर ही होते हैं, इसके लिए उसको रिमूव करना इजी हो जाता है वही की वजह से। तो उसकी भी फिगर आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है, आप देख लेना अच्छे से। एंड द लास्ट थिंग इज कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर का यूज हम यूज करने के लिए नॉर्मली ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर को ज्वाइन करके भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जिस पे हमने ये पूरी जो बात की वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि जब भी हम सीड्स को ग्रो करते हैं उसके लिए सॉइल को अच्छे से, जो मैंने अभी बताया आपको, पूरी ऐसे तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम सीड्स को ग्रो करते हैं। ओके, तो हम अभी हमारा सेकंड जो पॉइंट है शोइंग, उसकी बात करते हैं। शोइंग मतलब सीड्स को सॉइल के अंदर ऐड करना, बट ऐसा नहीं कि भाई बाजार में से सीड्स लाए और उसको सीधा अंदर शो कर लिया, नहीं, उसके पहले तो हमें चेक करना पड़ता है कि भाई जो हम सीड्स लाए उसकी क्वालिटी कैसी है। नॉर्मली अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, मतलब कि कई बार अगर मान लो कि आपके सीड्स खराब आ गए तो फार्मर मेहनत तो करता है बेचारा, बट उसको जो चाहिए वो क्रॉप प्रोड्यूस नहीं होता, इसीलिए पहले तो वो क्वालिटी चेक करते हैं। नॉर्मली तो क्वालिटी चेक करने के लिए घरेलू जो मेथड है हमारी वो है कि जो सीड्स होते हैं उसको पानी में डुबाया जाता है। अगर सारे सीड्स, जो भी सीड्स पानी में अंदर डीप हो जाते हैं वो गुड क्वालिटी वाले सीड्स होते हैं, और जो ऊपर फ्लोट होते हैं वो हल्की क्वालिटी वाले सीड्स होते हैं। तो जो फ्लोट वाले सीड्स होते हैं उसको फिर वो रिमूव कर देते हैं, और बाकी जो नीचे डेप्थ हो गए, सिंक हो गए, वही सीड्स को शोइंग करता है। अभी सीड्स को शो करने के लिए भी अलग अलग मेथड है। ट्रेडिशनल टूल्स भी यूज होते थे, नॉर्मली तो ऐसे हाथों से ग्रो कर दिया शो कर दिया जाता था, बट टूल्स की वजह से भी उसको शो करता है। तो द टूल्स दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रेडिशनली इज शेप्ड लाइक अ फनल, एक फनल जैसा होता है, और फनल के अंदर हम सीड्स डालते हैं। वो फनल के नीचे एंड में 2 या 3 पाइप होती है जिसमें 2 या 3 होल होते हैं, और वो होल नीचे सीधे सॉइल में जाते हैं। तो जब फनल में हम सीड डालते हैं तो वो नीचे 3 या 4 रो के अंदर वो सीड्स अंदर चले जाते हैं। ओके, इसकी फिगर है वो मैं नोट्स के अंदर, भले आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो मैं जो नोट्स डालूंगा वो नोट्स के अंदर उसकी फिगर होगी, आप उस फिगर को देख के आप अच्छे से समझ सकेंगे। दूसरा जो होता है वो सीड ड्रिल। सीड ड्रिल नॉर्मली जो यूज होता है वो ट्रैक्टर की से ही ज्वाइन किया जाता है। जो आगे हमने प्लाऊ की बात की वो बिल्कुल प्लाऊ जैसा ही होता है, बट प्लाऊ के अंदर सिर्फ सॉइल को हम लूजनिंग और टर्निंग ही करते हैं, इसके अंदर लूजनिंग और टर्निंग नहीं होता है। बट जो फनल, इसमें भी टॉप में फनल जैसा शेप होता है, और नीचे जैसे ही फनल में हम टॉप में सीड्स डाल देते हैं तो वो सीड्स सीड ड्रिल की वजह से सॉइल के अंदर चले जाते हैं। ओके, तो सीड सोइंग में दूसरा क्या ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही हम सीड्स को नहीं, सीड्स जब भी ग्रो करते हैं, मतलब कि शो करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसका हर एक सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस हो। अगर प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रहेगा तो जो इनफ सनलाइट या न्यूट्रिशन या वाटर जो होता है सॉइल में से, वो हर एक सीड को अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जब भी सीड्स को शो करते हैं तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना जरूरी है। प्रॉपर मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे भी नहीं रखते, बहुत कम डिस्टेंस पर रखेंगे तो उनको मतलब जितनी चाहिए उतनी सनलाइट या न्यूट्रिशन या वाटर नहीं मिल पाएगा, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा तो आपका प्रोडक्ट जो क्रॉप होता है उसका प्रोडक्शन भी कम होगा। इसीलिए उसको प्रॉपर डिस्टेंस पर रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। ओके, तो पहले तो ये मैनर एंड फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोनों द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल टू फॉर्म अ न्यूट्रिशन, मतलब कि सॉइल में न्यूट्रिशन को इंक्रीज करने के लिए जो हम सॉइल में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट होता है वो हेल्दी और अच्छे से ग्रो होता है, इसको हम बोलेंगे मैनर एंड अ फर्टिलाइजर। ओके,
तो नाउ सॉइल जो होता है वो प्लांट को क्या करता है, सप्लाइज द मिनरल्स न्यूट्रिशंस टू द क्रॉप। दीज न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल, मतलब कि उनको कंपलसरी वो न्यूट्रिशन उनको चाहिए ही चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो द क्रॉप आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द फॉलो। ओके, नाउ कंटिन्यूअसली अब जब भी आप क्रॉप को ग्रो किए जाते हो देन वो सॉइल जो होती है वो पुअर हो जाती है फॉर द सर्टेन न्यूट्रिशन। मतलब मान लो कि आपने क्रॉप को कंटिन्यूअसली सॉइल में 2-3 बार ग्रो कर लिया और आपने कोई भी न्यूट्रिशन ऐड नहीं किया है, तो वो सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। अगर क्या होगा, अभी ऐसा हो गया और आप फिर भी आप सीड्स शो कर रहे हो, तो आपका नेक्स्ट टाइम के जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन कम होता है। उसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिशन डालना जरूरी है। तो वो न्यूट्रिशन मैनर एंड फर्टिलाइजर्स से मिल सकता है। तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिशंस, देयरफॉर अ फार्मर हैव टू ऐड अ मैनर टू फिल फॉर द रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिशंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैनरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनरिंग रिजल्ट इज अ वीक प्लांट। उसकी वजह से प्लांट जो होता है वो वीक बनता है और आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मैनर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant and waste। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर एंड फर्टिलाइजर। तो मैनर जो होता है वो नेचुरली होता है, ऑर्गेनिक होता है, वो हमें बाजार में से नहीं लाना पड़ता है। जैसे कि प्लांट्स या जो एनिमल वेस्ट होता है वो जब डिकम्पोज हो जाता है, આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો જે છાણ હોય છે એનિમલના या तो પ્લાન્ટ્સના જે લીવ્સ એની ડાળખી જે હોય ये जो सारे होते हैं वो सब एक जगह पर जब रखते हैं हम ગામડામાં કહીએ છીએ કે ઉકરડા, તો ઉકરડા જે હોય છે ઉકરડાની અંદર શું નાખતા હોય છે, ગાય ભેંસના છાણ નાખતા હોય છે। તો એ શાના માટે એ જ્યારે સડી જાય થોડા ટાઈમ પછી 1-2 મહિના પછી તો એ શું તૈયાર થઈ જતું હોય છે, એ મેનર તૈયાર થઈ જતું હોય છે। दैट मींस इट्स ए नेचुरली, जो मैनर होता है वो नेचुरली मिलता है हमें, वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद तैयार हो जाता है और डिकम्पोज में काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं हमारे लिए। ओके, दूसरी हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है, फैक्ट्री में उसको बनाया जाता है। तो फर्टिलाइजर्स जो होता है वो फर्टिलाइजर्स के अंदर मैनर में हम बात करें तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, पर फर्टिलाइजर जो होता है वो फर्टिलाइजर में पर्टिकुलर एक ही न्यूट्रिशन होता है जो आपकी सॉइल के लिए चाहिए। एग्जाम्पल में हम बात करें तो आपने सुना होगा यूरिया, एमोनिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये जो सब होता है वो होता है नॉर्मली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के लिए हम फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड करते हैं। तो मैन्योर जो होता है वो हम कितना भी सॉइल में डाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, बट जो फर्टिलाइजर होता है वो एक लिमिट रहनी चाहिए। जो अगर उसमें आपने ज़्यादा ऐड कर दिया तो बोले ना तो क्रॉप फेल हो जाता है। उसके लिए याद रखना है कि फर्टिलाइजर्स को बहुत कम यूज करना होता है। The use of fertilizer help a farmer to get a better yield for the crop such as wheat, paddy, maize. But the excessive अगर आप यूज करोगे फर्टिलाइजर्स, आप मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, बहुत ज़्यादा यूज कर लिया आपने तो आपकी जो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। तो फर्टिलाइजर्स है वो ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हाँ, एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि वो वाटर को क्या करता है, पॉल्यूट कर देता है। मान लो कि आपके फील्ड में या तो रेनी सीजन है और आपने फर्टिलाइजर डाला हुआ है सॉइल के अंदर, तो रेन वाटर जब उसके अंदर जाता है तो काफ़ी फर्टिलाइजर्स अंदर क्या होता है कि भी डिजॉल्व हो जाते हैं। बट काफ़ी टाइम क्या होता है कि भी फर्टिलाइजर डिजॉल्व नहीं होते तो वो पानी के साथ या पॉन्ड या रिवर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा जो वाटर होता है वो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। दूसरी जो बात करें मैनर होता है वो सॉइल की जो टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव करता है, प्लस वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव करता है। उसके अलावा दूसरी जो मेथड फार्मर यूज करते हैं वो होता है रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिशंस, और उसके लिए वो क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट करते हैं। क्रॉप रोटेट करना क्या मतलब कि जैसे कि मैंने इस बार फील्ड में वीट को यूज ग्रो किया हुआ है, शो किया हुआ है, तो नेक्स्ट जो टर्न आएगा वो किसी पल्सेस का टर्न आएगा।
तो काफ़ी बार जैसे कि हम नॉर्थन इंडिया की बात करें तो नॉर्थन इंडिया में जो फार्मर होते हैं वो साल में एक बार जो होता है वो लेग्यूम्स प्लांट को यूज़ करते हैं। मतलब कि जो कठोड़ आपने कही है कठोड़, तो जो कठोड़ होते हैं पल्सिस होते हैं उनके रूट्स के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो एयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉइल के अंदर ला देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मान लो कि अभी मैंने अभी वीट शो किया हुआ है, मैंने वीट का क्रॉप ले लिया, अभी वीट का क्रॉप ले लिया तो वीट में नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, उसकी वजह से वो सॉइल में से नाइट्रोजन खत्म हो गया। तो अभी नाइट्रोजन खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, जो नॉर्मली मैनर और फर्टिलाइजर तो हम ऐड करते हैं वो तो करेंगे, उसके अलावा मैं क्रॉप रोटेट करके वहाँ पे पल्सिस उगाऊंगा। तो पल्सिस को ग्रो करने से क्या होगा, उसके अंदर रूट्स में जो राइजोबियम होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एयर में से और सॉइल में लाते हैं। दैट मीन्स नाउ दिस टाइम आपकी जो सॉइल होगी वो रीच हो जाएगी विद द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आ गया, मतलब कि अगर आपने ये ले लिया तो उसके बाद अभी फिर से आप उसमें वीट शो कर सकते हो। ओके, नाउ एक लास्ट बात जो है वो मैनर एंड फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस मैंने एक्चुअली तो समझा, आगे समझा दिए, फिर भी एक बार डिफरेंस बता देते हैं। फर्टिलाइजर इज ए इनऑर्गेनिक, मतलब कि उसको बनाया जाता है, एंड मैनर्स आर द ऑर्गेनिक, डिकम्पोज करके प्लांट्स और जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उसमें से डिकम्पोज करके बनाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज व्हाइल मैनर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। थर्ड पॉइंट जो होता है वो द फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब सॉइल को कोई एक्स्ट्रा ह्यूमस नहीं देगा, वाइल जो मैनर होता है वो सॉइल को पूरा ह्यूमस से भर देगा। एंड फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, मतलब कि आप फर्टिलाइजर थोड़ा भी यूज करते हो तो उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है, बट मैनर इज रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिशन। मैनर जब भी आप यूज करते हैं तो उसमें बहुत कम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और न्यूट्रिशन, दूसरे न्यूट्रिशन बहुत कम। उसके अलावा काफ़ी एडवांटेजेस है मैनर के, जैसे कि हम बात करें तो इट्स इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। एग्जाम में आ सकता है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ अ मैनर, देन फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि इससे पानी की जो होता है सॉइल में ज़्यादा एब्जॉर्ब रहता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये जो गैसेस होते हैं, इवन नाइट्रोजन, वो गैसेस को एक्सचेंज होना पड़ता है। तो मैनर जब यूज़ करते हैं तो वो एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द फर्टिलाइजर। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, फर्टिलाइजर में क्या होता है, नॉर्मली माइक्रोब्स फर्टिलाइजर जो होता है वो माइक्रोब्स के लिए डेंजर होता है, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर जब सॉइल में यूज़ करते हो तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं माइक्रोब्स वो भी ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारी सॉइल लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करोगे तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो हमारी जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिशन लेस हो जाएगी। बट मैनर यूज़ करते हैं तो मैनर इज द फ्रेंडली फॉर द माइक्रोब्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव द टेक्सचर्स ऑफ द सॉइल। मैनर यूज करने की वजह से जो टेक्सचर होता है सॉइल का जैसा चाहिए वैसा टेक्सचर हम ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम रखते हैं एडिंग द मैनर एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम दूसरे वीडियो में ऐड करेंगे। तब तक यहाँ तक आप अच्छे से वीडियो को लर्न करना, समझना, और जो मैं नोट्स डालूंगा उसमें से यहाँ तक जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लर्न करके एक बार नोटबुक में लिख देना एंड देन सेंड टू द व्हाट्सएप। ओके, बाय।